नमस्कार। महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि ये वेब सीरीज पिछले कुछ दिनों से चल रही है जिसमें हम पैंडेमिक से रिलेटेड इश्यूज डील कर रहे हैं, उसी वेब सीरीज की कड़ी में आज ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस पैंडेमिक और लॉकडाउन का एक निगेटिव पहलू जो एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड रहा है, उसको आज हम डील करेंगे, और जिससे कि हम अपना इस मुश्किल दौर में अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन कर सकें। और उसी के लिए आज ये जो टॉपिक हमें दिया गया है वो है कोप अप विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर स्मिता अभ्यंकर हैं, जिससे हम ऑनलाइन बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोग को देता हूँ। डॉक्टर स्मिता ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और साथ में लॉ की भी डिग्री इनके पास है। आप सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, एज ए कंसल्टेंट और फ्रीलांसर करती रहती हैं। अभी आप मुंबई में काउंसलर और कॉग्निटिव थेरेपिस्ट हैं। तो महाराष्ट्र सर्किल की तरफ से मैडम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम का हमारे जो स्टाफ हैं उसका पूरा फायदा उठाएंगे, ताकि वो अपना पॉजिटिव माहौल बना करके रखें। थैंक यू। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। और जो हमारे पोस्टल, हम जब से छोटे थे ना तब से पोस्टमैन बहुत क्लोज है हमें, बिकॉज वो खत लेके आते थे। और वो टाइम पे तो मोबाइल नहीं था, एसएमएस नहीं था, व्हाट्सएप तो बिल्कुल ही नहीं था। तो कुछ भी जानना है तो लेटर एक ही था, और वो पोस्टमैन लेके आते थे, इसलिए वो बहुत अच्छे लगते थे। और हम जब छोटे थे तब उनके साथ तो रिश्ता होता था, क्योंकि वही पोस्टमैन आते थे, बार बार उनसे बातें होती थी। मेरी मम्मी थी, उनको घर में बिठाती थी। जब कोई फेस्टिवल रहता था तो उनको जो मीठा है वो भी खिलाती थी। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल वो टाइम पे होता था, और मुझे लगता है कि वो उनके लिए भी बहुत अच्छा था। एक जैसा घरेलू माहौल था। आजकल कैसे हो गया है, सारी चीजें बदल गई है, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया है। तो अभी तो पोस्टमैन आते हैं तो भी बेल मारते हैं, जो देना है वो देते हैं, चले जाते हैं। तो वो पहले जैसा रहा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमें लगता है वैसा उनको भी लगता रहेगा। तो ओवरऑल हमारी जो जिंदगी है वो इतनी बदल गई है। और ये जो पेंडेमिक है उसके बाद तो और ही ज्यादा बदल गई। पहले हम लोग जितना ज्यादा नजदीक आए उतना कोशिश करते थे, तो आजकल हम लोग डिस्टेंसिंग की बातें करते हैं कि भाई जितना दूर रहो एक दूसरे से उतना अच्छा है। और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो आता है उसको हम लोग मेंटल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। क्योंकि लोग एक दूसरे से दूर हो गए तो एक दूसरे से बातें नहीं करते, एक दूसरे को जान नहीं पाते, एक दूसरे से मन की जो भड़ास है वो निकाल नहीं पाते। तो वो जो मेंटल डिस्टेंसिंग हो गया है उससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कोई भी पेंडेमिक है, कोई भी बीमारी है, कोई भी अगर बड़ा संकट आता है तो उसका सबसे ज्यादा असर हमारे सोच के ऊपर होता है, थिंकिंग के ऊपर होता है। क्योंकि फिजिकली तो हम लोग कोप अप कर देते हैं, फाइनेंशियली कोप अप कर देते हैं, कुछ भी हो हमारे सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करके जैसे हो सके हम लोग फाइट करते हैं। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मेंटल रिसोर्सेस है, जो हमारी एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा इसमें खर्चा होती है। और उसको वापस लाने के लिए जो टाइम चाहिए वो अभी नहीं हमारे पास। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में डर है, खौफ है, ये बीमारी से कैसे लड़ेंगे, वो कब तक चलेगी, कब सारा पहले जैसा हो जाएगा, वो हमें कोई पता नहीं है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इस सब का असर हमारे जो साइकोलॉजी है, हमारे जो थिंकिंग है, हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हो रहा है। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप तो कोरोना योद्धा है, तो हम तो खैर घर पे बैठे हैं आराम से, लेकिन आपको तो बाहर निकलना पड़ता है, आपको फील्ड में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कुछ भी हो, लेकिन आप छुट्टी नहीं ले सकते। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब की वजह से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। जो प्रेशर इस बात का है, फिर जो घर में बैठे हैं वो तो सेफ है, लेकिन हम तो बाहर निकल रहे हैं तो हमको एक्सपोजर ज्यादा है।
तो एक्सपोजर ज़्यादा है, इसका मतलब हमको कोविड होने के चांसेस उतने ज़्यादा है। तो वो जो डर है, वो बहुत ज़्यादा है। और हैट्स ऑफ टू यू कि ये सब में भी आप लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरह से कर रहे हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है कि आपका ये जो जर्नी है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा और हैप्पी बनाने का प्रयास मेरी तरफ से करूँ। तो अभी सर ने बोला कि 2 बहुत अहम बातें हैं, जो साइकोलॉजी में हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन और दूसरी है एंग्ज़ायटी। तो डिप्रेशन जो है, ये एक बीमारी है और हम लोग कभी भी ये वर्ड ऐसे एकदम आसानी से यूज़ करते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बेटा बहुत डिप्रेस्ड है क्योंकि उसको मार्क्स कम आए। या फिर अगर किसी के घर में किसी का जॉब में कोई बॉस ने अगर बहुत ज़्यादा उसको फायर किया, तो घर पे आता है और बीवी को बोलता है मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे मेरे बॉस ने बहुत फायरिंग दिया। तो हम लोगों के लिए डिप्रेशन एक ऐसा डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाला वर्ड हो गया है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे कैंसर ये बीमारी है, डायबिटीज़ ये बीमारी है, हाइपरटेंशन ये बीमारी है, उसी तरह डिप्रेशन एक बीमारी है और बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो अभी आप ऐसा सोचेंगे कि जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम होते हैं ना, हमको दुःख होता है, हमको ऐसा लगता है किसी के साथ बात ना करें, कहीं जाए नहीं, कोई घर पे ना आए, खाए नहीं, पिए नहीं, बस सोते रहे, ये तो हमारे साथ भी होता है। लेकिन हम जिसे डिप्रेशन बोलते हैं, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। दे आर ऑल मैग्नीफाइड। तो हमें ऐसा होगा कि अगर समझो बॉस ने हमको एक दिन थोड़ा फायरिंग दिया तो हम लोग दुखी हो जाएँगे। तो शायद वो हमारा दिन बहुत बुरा जाएगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह हम लोग उठेंगे तो बोलेंगे ठीक है यार छोड़ दो, नया दिन है, नई बातें हैं, शुरू करते हैं। तो हम अपने नॉर्मल मूड में वापस आते हैं। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा होता नहीं। मैं आपको ये बहुत अहम बातें बता रही हूँ कि हमारे आजू-बाजू में बहुत सारे लोग हैं, जो शायद डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। क्योंकि आजू-बाजू के लोगों को पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि खैर ये तो हमेशा दुखी ही रहता है। इसको तो कुछ भी थोड़ा-थोड़ा बोले तो रोने लगता है। इसको तो कभी खुशी मिलती नहीं है किसी बात से। और हमें ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है उसका वो नेचर है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा दुखी रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि डिप्रेशन ये एक बीमारी है और ये एक शारीरिक बीमारी है। हम लोग हमेशा बोलते हैं मेंटल इलनेस, तो मेंटल का मतलब क्या है? उसका इधर का आटा ढीला हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है। जो हम लोग मेंटल बीमारी बोलते हैं वो है ब्रेन से रिलेटेड और ब्रेन भी तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तो जो डिप्रेशन है ये भी बिल्कुल एक फिजिकल बीमारी है जिसमें हमारे ब्रेन में कोई बायोकेमिकल्स रहते हैं, जिसमें एक सेरोटोनिन करके एक बायोकेमिकल है जिसका वो बहुत कम हो जाने से हमें डिप्रेशन हो जाता है। आप लोगों ने अगर लगे रहो मुन्ना भाई देखा रहेगा तो उसमें वो बोलता है केमिकल लोचा। तो डिप्रेशन में हमारे ब्रेन में एक केमिकल लोचा हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट्स का मूड जो है वो एकदम डाउन होता है। ये जो सेरोटोनिन है उसकी वजह से हम लोग हैप्पी रहते हैं, हमको कुछ करने का मन करता है। वी फील लाइक लिविंग कि हम बाहर जाए, खाए पिए ऐश करें। लेकिन उसके लेवल्स जब बहुत नीचे गिर जाती है तो हमें ये कुछ भी करने को मन नहीं करता। और फिर हम लोग बोलते हैं ये तो पूरा टाइम सोता रहता है, इसको तो बात नहीं करने को होता। हम बात करने को जाए तो भी हम हमको कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब भी नहीं देता है, एकदम बुझा बुझा सा रहता है। तो अगर ये सब बातें आपके आजू बाजू में किसी में दिखाई देवे तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि वो उसका जिम्मेदारी है, वो उसका कोई गलत है। बिकॉज देर आर ऑल द चांसेस कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। और अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सबसे ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना है। और डॉक्टर कौन है? साइकाइट्रिस्ट। हमारे यहाँ जो मानसिक बीमारियां हैं उसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं बाबा ये अगर बाहर जाएंगे किसी को बोलेंगे कि इसको उसको पागलों के डॉक्टर बोलते हैं। तो वैसा नहीं है, ऐसा पागल ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब यहाँ की बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती है अगर आप अच्छे से उसके लिए ट्रीटमेंट ले लेंगे, टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेंगे और वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें से बहुत सारी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती है या कंट्रोल में रह सकती है। तो ये बहुत ही अहम बात है कि आपके घर में और आपके आजू बाजू में आप
जहाँ काम करते हैं उसके आपके जो कलीग्स है उसमें से कोई भी आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई दे दे कि बहुत बुझा बुझा सा है, किसी के साथ बात नहीं करता, उसको कोई बात करने को मन नहीं करता, बाहर जाने को मन नहीं करता, एकदम एक्टिविटी लेवल लो हो गया है, ऐसा चुप हो गया है, बंद हो गया है, फॉर नो रीजन गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, किसी के साथ बात करने टाइम चिड़चिड़ेपन आ गया है, तो ये सारे उसको डिप्रेशन हो गया उसके लक्षण हो सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फिजिकल बीमारी है, तो ये कोरोना जो पेंडेमिक आ गया है, कोविड है, उससे इसका क्या ताल्लुक है? तो ऐसे होता है कि आपको कोई भी बीमारी आपके अंदर है, तो वो बाहर आने के लिए उसको एक ट्रिगर की जरूरत है। जैसे आप बहुत दिनों से ये सब बातें आपके मन में चल रही है, लेकिन जैसे ये बीमारी आ गई और आजू बाजू में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई, बहुत सारा स्ट्रेस आपका बढ़ गया, तो ये जो बीमारी है वो ट्रिगर हो जाती है और वो फिर बाहर आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जो कोई आजू बाजू में है जिनको ऐसे सारे लक्षण दिखे, तो ऐसा मत सोचे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो पूरा टाइम दुखी रहता है। उनको आप अपने साथ डॉक्टर के पास लेके जाइए, उनकी ट्रीटमेंट शुरू करिए, उनको मेडिसिन लगेंगे, उनको थेरेपी लगेंगी, और उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबका सपोर्ट लगेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि डिप्रेशन की वजह से लोग सुइसाइड भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी कर सकते हैं, और इसका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। और ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जिसको डिप्रेशन है उसको अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। हम्म? इसके बाद में आती है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी का मतलब क्या है? कोई लोग बोलते हैं एंजाइटी का मतलब है डर, लेकिन ये डर नहीं है। एंजाइटी वो ऐसा डर है जो एक्चुअल में है कि नहीं हमको पता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने अगर शेर आ गया तो हम डर जाएंगे क्योंकि हमको लगेगा बाप रे अभी ये तो शेर है, हमको खा जाएगा। तो ये डर है और वो रियल है, एक्चुअल डर है क्योंकि शेर सामने खड़ा है। लेकिन आप जंगल में गुजर रहे हो और पूरा टाइम आपके दिमाग में ये चल रहा है बाप रे मैं तो जंगल में हूँ, तो कभी भी शेर आ जाएगा और वो आएगा तो मुझे खाएगा। जबकि एक्चुअल में आजू बाजू में शेर नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये जो चल रहा है उसको बोलते हैं एंजाइटी। हम लोग उसको चिंता बोलते हैं। चिंता का मतलब है किसी एक बात को लेकर पूरे टाइम, पूरे वक्त परेशान रहना। और अगर ये आपकी चिंता आप कम नहीं कर सकते तो आपकी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर ये जो चिंता है, ये जो एंजाइटी है, वो बीमारी में तब्दील होती है। फिर उसको हम बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। अगेन कोविड के आसपास अगर हम इसका कोई रेफरेंस दे दें तो आपको पता चलेगा कि हम सब लोग गहरी चिंता में हैं। इसके दो तीन कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कोविड से लोगों की मौत होती है और मौत का डर बहुत ज्यादा होता है। तो हमें लगता है अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे घर के लोगों का क्या होगा, मेरे बच्चे तो अभी सीख रहे हैं तो उनका क्या होगा। दूसरी बात है कि फिर पैसे नहीं है घर में तो मेरे आजू बाजू के लोग कैसे रहेंगे। दूसरी चिंता है वो आजकल ये भी है कि मुझे हॉस्पिटल में जाने को मिलेगा कि नहीं, हॉस्पिटल गया तो ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, उधर ऑक्सीजन मिला तो दवा मिलेगी कि नहीं। तो ये सारी जो चिंताएं है वो हमारी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत सारे टाइप्स का रहता है। उसमें पहली तो है जिसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी, जो हमेशा रहती है। कोई कोई लोग हमारे आजू बाजू में ऐसे होते हैं कि उनको छोटी छोटी बात के ऊपर टेंशन लेने की आदत है, और वो पूरा टाइम उसी में रहते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा, अगर वो होगा तो कैसे होगा। तो यही सोच में तो उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो हमेशा बहुत हाई रहती है, और ये लोग कभी शांत नहीं रह सकते। तो बहुत सारे ये जो लोग हैं उनको जनरलाइज्ड एंजाइटी है। जैसे मैंने पहले बताया, आजकल कोरोना और कोविड ये बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसके वजह से लोगों को ये बीमारी हो रही है। दूसरे उसके लक्षण है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसीडी। उसका मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि जो लोगों को एंजाइटी है, तो एंजाइटी हमें पता नहीं चलता कि कब हमारी बीमारी बन जाती है। तो जैसे अभी गवर्नमेंट हम सबको बता रहा है कि आपको कोविड से बचना है तो हाथ धो लेना साबुन से बार बार, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेना, क्लीनलीनेस मेंटेन कर लेना, तो वो हम सब करते हैं।
जब बाहर से घर में आएंगे तो हम लोग हाथ धोएंगे, बाहर जाते तो मास्क पहनते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक जाते नहीं बातें करते टाइम। लेकिन जो ओसीडी के पेशेंट्स है वो दे टेक टू अ डिफरेंट लेवल। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो वो हर 5 मिनट के बाद अंदर जाके हाथ धोती। हाथ धोने के बाद बाहर आएगी, बैठेगी सामने, तो 2 मिनट के बाद वो वापस रेस्टलेस हो जाती है, बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो हाथ धोने पड़ेंगे। उनको पूछा क्यों हाथ धोने, तो बोलती है कि नहीं हाथ नहीं धोए तो मुझे कोरोना हो जाएगा। तो ये उसका कंपल्शन है। वो कंपल्शन किस चीज की वजह से आता है कि वो ऑब्सेस्ड है ये थॉट से कि मैंने हाथ नहीं धोए तो मुझे कोरोना हो जाएगा। तो ये जो मेरी पेशेंट है उन्होंने एक दिन में पूरी की पूरी जो सैनिटाइजर की बोतल है वो खत्म कर दी। उनके घर में दूध आता है, तो वो दूध की जो बैग्स है वो उन्होंने डेटॉल के पानी में रख दी कि भाई उसके सब जर्म्स मर जाए, नहीं तो हम लोग को बीमारी होगी। वो पूरा टाइम हाथ में मेजरिंग टेप लेके घूमती है। और फिर अगर बोलती है कि नहीं ये डिस्टेंस तो इतना होना चाहिए, तो थोड़ा भी कोई नजदीक आ गया तो बोलेगी नहीं नहीं दूर जाओ। ये सब नॉर्मल नहीं है। फिर उसका जो हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, उनको गुस्सा आता है, बोलते हैं ये क्या करती रहती है, ये तो ऐसा थोड़ी ही कोई करता है, डर तो हम लोगों के है लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो मैंने उनके साथ बात किया तो बोले कि मुझे भी समझता है कि ये सब मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। पूरा टाइम वो थॉट्स मेरे दिमाग में आते रहते हैं, और जब तक मैं उसके ऊपर एक्ट ना करूं, जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि अभी मैंने हैंडल को हाथ लगाया तो उसके ऊपर कोरोना के जर्म्स रहेंगे, और वो मेरे हाथ पे आ गए हैं तो मुझे अभी कोरोना हो जाएगा। ये थॉट्स इतनी ज्यादा चलती रहती है कि जब तक मैं अंदर जाके हाथ ना धो तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनको बीमारी है, इनको एक मानसिक बीमारी है जिसको बोलते हो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दूसरी एक बीमारी है जो इसी की वजह से होती है जिसको बोलते हैं जर्मोफोबिया। फोबिया एक बहुत ही बड़ा डर है। डर तो हम सबको लेता है, लेकिन ये डर इतना ज्यादा है कि वो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंटरफियर करता है। जैसे उनको हर जगह पे लगता है कि जर्म्स है। अभी कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलती हूँ, फोबिया तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन टिपिकली ये कोरोना से रिलेटेड फोबिया है। उसमें क्या है कि यहाँ पे जर्म्स है, वहां पे जर्म्स है, तो मैं किधर जाऊँ। तो ये लोग खुद को घर में बंद करके रखते हैं, किसी के साथ बातें नहीं करते, इनका सोशल लाइफ खराब होता है। थोड़े दिन के बाद उनका जॉब चला जाता है क्योंकि ये काम ही नहीं करते। तो अगर आपको आपके कोई भी कलीग में या फिर आपके जो घर के लोग हैं या आप खुद में ऐसे कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे, तो प्लीज इनको हल्के में मत लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर के पास जाए, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, उनसे दवा शुरू करें। और ट्रस्ट मी, ये सारी बीमारियां ऐसी है कि आप अगर टाइम पे दवा शुरू करेंगे तो आप एकदम अच्छे तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर ये बीमारियां बढ़ती गई तो फिर आगे जाके उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। कोरोना के साथ और एक बात होती है जो बच्चों के साथ हो रही है कि बच्चे डर रहे हैं। उनको पता है कि कुछ तो चल रहा है आजू बाजू में, लेकिन घर पे बैठे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते, खेलने को नहीं जा पाते। तो उसके वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा एक रेस्टलेसनेस है, उनको पता नहीं क्या करना है। पेरेंट्स को बहुत इश्यूज हो रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, बोलते हैं कि यार मेरा बच्चा तो घर पे बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं तो काम में रहती हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये बच्चे को पता नहीं कैसे संभालू। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से समझाए कि क्या चल रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे कुछ तो सुनते हैं, छोटी छोटी बातें सुनते हैं, कभी कभी टीवी पे कुछ देखते हैं, फेसबुक पे कुछ देखते हैं, और उनको लगता है कि बाप रे कुछ तो बहुत ही डेंजरस आजू बाजू में चल रहा है। और फिर उनको पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, और फिर वो डरे से रहते हैं, उनको टेंशन आती है, स्ट्रेस रहता है, और फिर उनका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। गुस्सा करने लगते हैं, सोते नहीं है, आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को सामने बिठा के जो उनको समझ में आए वैसे लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करें कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। उसके साथ साथ उनको ये भी एश्योरेंस दे दे कि ये जो भी चल रहा है आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम आपके साथ है, हम घर पे ही है, और हम सब मिलके इससे बाहर निकल सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो बच्चों के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, उनकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाती है। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि 7-8 साल के बच्चे हैं, उनको बेड वेटिंग, जैसे गीला करना, रात को सोते हैं तो बेड गीला करना है, ये शुरू हो जाता है। कोई कोई बच्चा है जिनका
बोलने के ऊपर इफेक्ट होता है, तो वो स्टटरिंग करना शुरू करते हैं, उनको प्रॉपरली बात करने को नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे है कि जो उनका स्टडीज का फोकस एकदम से निकल जाता है, वो फोकस नहीं कर पाते। तो ये जो सारी बातें हैं, उसके जो बेस है उसमें ये एंजाइटी है, उनका टेंशन है। और एज पेरेंट्स आपको ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि ये सब क्या चल रहा है। उनको ये भी बताएं कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मेरा भी मूड ऑफ शायद हो जाएगा, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हम सब लोग मिलके इसके साथ एक साथ इससे बाहर निकलेंगे। ये ऐसे 3-4 चीजें हैं जो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट आजकल बहुत ज्यादा देख रही हूँ। सबसे बड़ा बीमारी क्या है पता है आपको? कि ये सब होने के बाद भी, बिकॉज साइकोलॉजिकल इलनेसेस के लिए स्टिग्मा है, तो पेशेंट ये सब इतना सब एक्सपीरियंस करने के बाद भी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। और ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है कि आपको लगता है ये सब, आपको डर है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आप वो घर पे तो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कोई प्रोफेशनल की मदद नहीं लेते, और फिर वो बीमारी बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ आप सब लोग को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही सिंसियरली अपील कर रही हूँ कि आप किसी को भी किसी भी तरह की अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं पहले ऐसे नहीं थी, अभी मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि आप आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हो, क्यों इतने चिड़चिड़े हो गए हो? तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। रात को मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आना ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, हम जैसे बोलते हैं इंसोम्निया, एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें हमें नींद ही नहीं आती। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप रात को सोते नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं सोने को जाता हूँ लेकिन नींद ही नहीं आती, पूरे टाइम पे बिस्तर पे लेटे रहता हूँ लेकिन जगा ही रहता हूँ, सोता नहीं हूँ, तो ये बहुत ही अहम बात है। और ये इंडिकेट करता है कि आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में कि मैं भूल रहा हूँ चीजें, मेरा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे सडनली समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, मैं जब बातें करने को जाता हूँ तो सडनली कोई बातें भूल रहा हूँ, तो ये सारे आपके जो बॉटल्ड अप एंजाइटी है उसके इफेक्ट है, और आपको उसके साथ डील करना बहुत जरूरी है। कुछ बातें जो आप अपने से कर सकते हो, उसमें एक सबसे बहुत अहम बात यह है कि ये जो आजू बाजू में आजकल कंडीशंस है, उसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी आप ले लो। और डॉक्टर व्हाट्सएप, डॉक्टर गूगल, ये सब से नहीं, जो लोग जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आपको एक्चुअल में बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, उनसे जो जरूरी जानकारी है वो इकट्ठा कर लो। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी क्या है, उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, उसमें एक्चुअली सीरियस कितना है, और ये जब बहुत बढ़ा चढ़ा के जो लोग बोलते हैं वो कितना है। अगर आपको वो पता चलेगा तो उसके साथ डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात है, आपके आजू बाजू में आप हॉस्पिटल्स के एड्रेसेस, एम्बुलेंस के फोन नंबर्स, ये सब अपने साथ रखो कि अगर आपको कभी इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए लास्ट मोमेंट पे ढूंढना आपको ना पड़े, और वो जो स्ट्रेस है वो चला जाए। आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका जो एरिया है वहां पे कितने हॉस्पिटल्स है, उसमें से कौन से हॉस्पिटल्स है जो कोविड पेशेंट्स को लेते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो आप वो कहाँ से अवेलेबल करा सकते हो। एम्बुलेंस चाहिए तो कोविड एम्बुलेंस का आपके पास कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है कि अगर आपको बोला गया कि उसको शिफ्ट करना है, एडमिट करना है, तो आप ये इमीडिएटली कर सके। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स है लेकिन जिनको बाकी की बीमारियां है, तो कौन से हॉस्पिटल्स है जहाँ पे हम उनको लेके जा सकते हैं, जहाँ पे उनका इलाज हो सकता है। क्योंकि मैं ये बहुत देखती हूँ, इतना ज्यादा केओस है कि लोग पेशेंट को लेके जाते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं सॉरी हमारे यहाँ तो सिर्फ कोविड के पेशेंट्स लेंगे और किसी को लेंगे नहीं। तो फिर बहुत फ्लस्टर्ड हो जाते हैं, बहुत टेंशन हो जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता किधर जाए। और बहुत जो हम गोल्डन आवर बोलते हैं कि वो बीमारी आपको, फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो पहले 2 घंटे बहुत अहम है जिसमें उनको ट्रीटमेंट शुरू हो गई तो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता चलना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम लोग नॉन कोविड पेशेंट्स को ले जा सकते हैं। आपके जो केमिस्ट है, फार्मासिस्ट है, जो मेडिसिन है, तो उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा जानकारी रख दो
कि अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि ये दवा चाहिए तो आपको पता चले। आपको खुद को पता नहीं है तो ऐसे लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करो जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, और आपके जो कलीग्स हैं उनको कुछ पता रह सकता है। तो ये सब बातें अगर आप एक साथ खड़ी कर दो, सपोर्ट सिस्टम खड़ी करोगे, तो ये बीमारी के साथ लड़ते टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है और अभी मेरे घर में ये सब हो गया तो हाउ डू आई डील विथ इट। बहुत सारे लोग ये हाउ डू आई डील विथ इट क्वेश्चन की वजह से ही बहुत ज्यादा एंशियस हो गए हैं। तो ये आंसर्स अगर आपके पास रेडी रहेंगे तो आप ये बीमारी के साथ लड़ पाओगे, ना कि उससे दूर भागोगे। देखो ये बीमारी है जैसे बाकी की सब बीमारी है, उसी तरह की ये बीमारी है। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी, बहुत जंगली, ऐसे भयंकर बात है नहीं जैसे हम लोग को दिखाई देती है। लेकिन हमारा जो दिमाग है उसको सेंसिबली यूज करना बहुत जरूरी है। हम डर के मारे कुछ करते नहीं है तो फिर कुछ होगा भी नहीं। लेकिन आप डर बाजू में रखोगे और थोड़ा शांति से सबका विचार करके, एक अच्छे से प्लानिंग करके आप रेडी रहोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे, तो ये बीमारी से आपको तकलीफ नहीं होगी। जो तकलीफ होगी वो एक्चुअल होगी, रियल होगी, और उसके साथ डील करना आपके लिए आसान होगा। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ कि हम जब डर जाते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। डर हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है उसको बंद कर देता है, और फिर हमारे मन में बहुत सारी इमेजिनरी बातें आ जाती है, वो एक्चुअल में नहीं होती। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको एंजाइटी डिसऑर्डर था। तो उनका प्रॉब्लम ये था, वो पूरा टाइम ये सोचते रहते थे कि मुझे अगर हार्ट अटैक आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि कोई भी हार्ट पेशेंट्स को लेता नहीं है। द फैक्ट इज कि उनको हार्ट का कोई बीमारी भी नहीं था। ही इज हार्डली 30 to 33 years ओल्ड, 32-33 साल के हैं, एकदम अच्छे हैं, फिट है। उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, ना उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ना उनको डायबिटीज है, ना और कोई इश्यू है। लेकिन उनको पूरा टाइम ये लगता था कि अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मुझे एडमिट करना पड़े तो मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि कोई भी ले नहीं रहा है पेशेंट्स को। तो ये ऐसी जो बातें और ये सारी बातें हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये एंडलेस प्रोसेस है। लास्ट ईयर जब पहली बार कोरोना आया, पहली बार लॉकडाउन हुआ, तो हम सब फिर भी रेडी थे। हमारे पास बहुत सारी मेंटल एनर्जी थी, तो हमें ऐसा लगता था कि हम तो इसके साथ फाइट कर लेंगे, और हमने किया भी। मैं ऐसा देख रही हूँ कि लास्ट ईयर लोग बहुत ज्यादा रेडी थे इसके लिए, और अच्छे थे, चंगे थे। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और हमें पता चला कि ये तो जल्दी में नहीं रुकने वाला, तो उसके बाद हमारी जो मेंटल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। और उसको वापस रिफ्रेश करने के लिए, वापस हमारे रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए क्या करना है ये हमको पता नहीं है। 3 बातें बहुत जरूरी है। एक, आपका डाइट बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही अहमियत रखती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो और आप ये बीमारी के साथ बहुत अच्छे तरह से लड़ पाएंगे। दूसरी बात, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना हो सके एक्सरसाइज करो। पूरे दिन में आधा घंटा एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए दे देना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाने की जरूरत है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस बड़े बड़े करने की जरूरत है, नहीं। आधा घंटा वॉक के लिए जाओगे तो भी आपके लिए अच्छा है। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको प्राणायाम बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, जिससे आपको मेंटली भी थोड़ा पीसफुल रहेगा। लेकिन ये सब करने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी। और तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि बोलो। आपके मन में जो आ रहा है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी वरीज है, जो भी टेंशन है, वो शेयर करना, किसी के साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो आप जो कलीग्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करो। आई रियली, मैं ये बहुत ऐसा सोचती हूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है जिससे आप अपने कलीग्स को हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट्स, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट दैट वी स्टिक टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ रहे, टीम बना के रहे, एक दूसरे का सपोर्ट बने, तो ये जो डिफिकल्ट डेज है ये हम बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। बी विथ ईच अदर। आपको कोई भी हेल्प लगे, अगर प्रोफेशनल की हेल्प लगे, तो उसके लिए उधर जाके वो हेल्प मांग लेना। उसके लिए बिल्कुल हिचकिचाना मत, बिकॉज इट इज अबाउट योर हेल्थ। और आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक रहेगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी और अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी तो सारी दुनिया ये मानती है
कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ऐसा कोई दो बातें होती ही नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो जैसे ही आप मेंटली फिट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो आप ये सब बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादा ताकतवर रहेंगे। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं ये भी आपको बताती हूँ, आपको कभी भी जरूरत पड़े, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी कैन ऑलवेज टॉक, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो प्रोफेशनल है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट नहीं है, तो आपके जो जनरल फिजिशियन है उनके पास जाओ और उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। जरूरी ये है कि आपको कोई भी इशू आ जाए तो वो एक प्रोफेशनल के साथ, जो जानकार है उसके साथ डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। और जो आपकी फैमिली है, जो आपके आजू बाजू के फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, उनसे सपोर्ट लेना और हेल्प मांगना भी बहुत ही जरूरी है। विद दैट आई थिंक आई वुड ट्राई टू कंक्लूड माई लेक्चर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही, और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पहलू थे सभी कुछ आपने कवर कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे स्टाफ के मन में जो बातें चल रही होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड वो सभी इसमें कवर हो गई होंगी, क्योंकि जो हमने क्वेश्चंस अपने स्टाफ से मांगे थे, तो जिस तरह का ये टॉपिक है तो उसमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया जैसे और टॉपिक्स में आ रहा था। इसमें खाली जी दो ही सवाल आए हैं, तो मैं जी आपसे उन दो सवाल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। जी पहला सवाल ये है कि अ, जैसे रूरल एरिया में खास तौर पे ये देखा गया है कि वहां पे कोरोना होने के बाद से ये समझा जा रहा है कि अगर आप हॉस्पिटल गए तो हम्म। आप जो है फिर वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत से लोग डर रहे हैं हॉस्पिटल में जाने के लिए, और जी, कि जो कुछ करना है घर पे रह के करना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रहने जैसे मैंने आपको बताया, जो हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स आपको ठीक करने के लिए है। वहाँ पे जो स्टाफ है वो दिन रात मेहनत कर रहा है ये देखने के लिए कि पेशेंट्स ठीक हो जाए। आपको अगर हॉस्पिटल से डर लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में जाए नहीं, तो सबसे जरूरी यह है कि आप उस हॉस्पिटल के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा कर सको उतनी करो। आपको ये जानना जरूरी है कि हॉस्पिटल कितना इक्विप्ड है, वहाँ पे स्टाफ कितना है, डॉक्टर्स कितने हैं, उधर अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, आईसीयू वहाँ के कितने इक्विप्ड है, हाँ, उधर के डॉक्टर्स अच्छे हैं क्या, आजू बाजू में जो फार्मेसीज है वो अच्छी है क्या। तो ये सब जानकारी आप इकट्ठा करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हॉस्पिटल में गया तो पेशेंट वापस नहीं आएगा। मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि ये जो डर है वो जैसे आपके मन में है वो पेशेंट के मन में भी है। तो पेशेंट्स खुद हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है बाप रे उधर में गया तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। वो क्यों लगता है ना, हॉस्पिटल में जाने के बाद जो पेशेंट वापस नहीं आ रहे हैं उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि वहां पे उनको बहुत अकेला महसूस होता है। देखो, क्या हो रहा है कि जो जब भी कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में कोरोना के लिए एडमिट होता है, तो और किसी को अलाउड नहीं है उसके साथ जाने को। और मैं बीमार हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो लोग हैं वो मेरे आसपास रहे। तो वो होता नहीं है, लोग आपके साथ नहीं रह पाते हैं, वो तो बाहर से आपको देख पाते हैं बस, बातें नहीं कर पाता है, आपको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो वो जो अकेलापन है, वो अकेलेपन की वजह से पेशेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है वो एकदम डाउन हो जाती है। और जितने आप बीमार है उससे ज्यादा आपको लगता है कि बीमारी बड़ी है, और फिर डर होता है, और डर के बाद आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो फाइटिंग सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो डर एक बहुत बड़ी बात है ये सब में। तो आप डरना मत। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो ठीक होने के लिए जाते हो, हाँ। और अगर आपको आपके घर के लोग एक 8-10 दिन मिल नहीं रहे हैं तो वो उनके लिए जरूरी है, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, आप अकेले नहीं है, आपके साथ हॉस्पिटल का स्टाफ है, आपके घर के जो लोग हैं उनका सपोर्ट है। आप अकेले बैठे रहते हो तो आपके पास अपना मोबाइल मोबाइल तो आजकल बहुत हैंडी हो गया है। जब हॉस्पिटल में है तो प्लीज मोबाइल पे ऐसी कोई भी बातें मत देखना जिससे आपका डर बढ़ जाए। बहुत सारे लोग पूरे टाइम सर्फिंग करते रहते हैं, एक के बाद दूसरी कोरोना की न्यूज देखते रहते हैं, और वो भी वो न्यूज जो सारी नेगेटिव हो। मैं आपको बता दूं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसमें से बहुत सारे लोग ठीक होके घर आते हैं। देर कुड बी ओनली 1% ऑफ द पीपल जो हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पे उनकी डेथ हो गई। तो वो 1% ही हमारे दिमाग में रहता है, जो 99% है उसके बारे में तो हम लोग सोचते नहीं है, जो ठीक होके घर पे वापस आ गए। मैं आपको एक बता दूं, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर इन लॉ
सासू माँ थी, उनको कोरोना हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो उनको ये पता चला कि उनके पहले वो बेड पे जो पेशेंट था उनकी डेथ हो गई थी। तो बस वो वही दिमाग में लेके बैठी, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ तो अभी मैं भी मर जाऊंगी। तो ये ऐसी जो बातें हैं, ये सब, ये बातों में कोई भी ताल्लुक, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये रियल नहीं है। तो हमने उनके साथ बात किया, उनको बोला आप ये भी देख लो कि वही बेड पे कितने पेशेंट ठीक हो गए पहले। तो अगर एक पेशेंट मर गई थी तो कुछ 20-25 पेशेंट उधर से ठीक होके घर गए थे। तो मैंने उनको बोला आप उनके बारे में सोचो, 1 के अगेंस्ट 25 ये रेशियो है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको हॉस्पिटल में जाना ही नहीं है, तो वो इस डर के वजह से सोचते हैं कि यार हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट मर जाते हैं। वो सही है, लेकिन वो इसके लिए मरते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। और ये डर जो है ना, वो सारी चीजों के और बिगाड़ देता है। तो प्लीज आप डरिए मत। ये बहुत जरूरी है कि आप हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी जानकारी, इसके लिए मैंने आपको सर जो बताया ये लोगों को कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये जानना जरूरी है कि जो हॉस्पिटल्स आपके एरिया में है वो कितने इक्विप्ड है। सबसे ज्यादा इक्विप्ड हॉस्पिटल कौन सा है, अगर हो सके तो आप वहां पे जाइए। वहां के जो डॉक्टर्स है उनके साथ बातें कीजिए। मैं ये भी सुनती हूँ कि डॉक्टर कुछ बताते नहीं है, बस बोलते हैं कि आपका पेशेंट एडमिटेड है, ठीक हो जाएगा तो बताएंगे। क्योंकि उनका लोड इतना ज्यादा है काम का, तो शायद वो आपको हेल्प ना कर सके। फिर भी जितनी जानकारी है वो आप ले लेना उनसे। तो वो जानकारी जो है ना, वो आपका डर कम कर देंगी। तो हॉस्पिटल में तो जाना है, डेफिनेटली जाना है। और आप जितना हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक होके वापस आओगे, तो बाकी के लोगों को भी प्लीज ये बता देना कि मैं हॉस्पिटल में गया था तो उधर कैसा अच्छा सब था, कैसी अरेंजमेंट्स अच्छी थी। तो ये जो लोगों का डर है वो अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन यस, अगर आपको जरूरी पड़े तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में जाइए। ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं हॉस्पिटल गया तो अभी खत्म, ऐसा नहीं होता है। इट्स ओनली 1% ऑफ द पेशेंट, बाकी के 99% ठीक होके वापस आ रहे हैं। तो उनके बारे में सोचो। थैंक यू मैडम। दूसरा सवाल पोस्ट कोविड से रिलेटेड है कि जो लोग रिकवर कर गए हैं कोविड से, हम्म, उनमें एक दूसरे तरह का डिप्रेशन देखा गया है कि वो थोड़े से जी खामोश और चुपचाप हो जाते हैं। तो जी। इसको कैसे उनको डील करना है? अच्छा, तो ये एक तो सबसे जरूरी बात आपको सोचनी है कि आप ठीक हो गए। और आप ठीक हो गए, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो आपको प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। आपको कोविड होने के बाद भी अगर आप ठीक होके घर पे आए हैं तो दैट इज अ गुड न्यूज। मैंने कोई ऐसे वीडियो देखे जहाँ पे जब पेशेंट ठीक होके घर पे आता है तो सारे लोग जमा होते हैं, कोई ढोल ताशा भी बजाते हैं, उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेशेंट्स का जो मोरल है, जो निगेटिविटी उनके दिमाग में है, वो चली जाने के लिए जो भी करना जरूरी है वो आप करो। आप खुद ऐसा सोचो कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो बाकी लोगों के साथ। तो उनको भी समझ में आ जाए कि ये बीमारी जितना हमको डरावनी लगती है वो है नहीं। आपको अगर डिप्रेशन है तो लिखो। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि डायरी में लिखो कि आपको क्या लगता है, जो आपका एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का उसके बारे में लिखो। आप जैसे निकालोगे ये सब अंदर जो छुपा हुआ है वो बाहर निकालोगे ना, तो आपका डिप्रेशन कम। हाँ, अगर उनको क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स है, जैसे मैंने पहले बहुत पहले बताया था कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसा अगर है तो प्लीज उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। उसके लिए कोई दवा, एंटी डिप्रेसेंट्स है, कोई एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, जो शुरू करने के बाद उनका ये जो डिप्रेशन है या फिर जो डर है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी जो फैमिली है और जो आपके सोशल सिस्टम है, उसका रोल बहुत जरूरी है। को ये पेशेंट्स को चेयर अप करते रहो, हंसते खेलते रहो, उनके साथ अच्छी बातें करो। कोरोना के सब जो न्यूज है उससे उनको दूर रखो। मैं तो बोलती हूँ सबने खुद को दूर रखना चाहिए। चौबीसों घंटे हमारे न्यूज चैनल्स पे कोरोना के ऊपर बड़ी 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 बातें आती है, उसमें कितनी सही है कितनी गलत है हमें पता भी नहीं है। तो ये सबसे जितना दूर रहे उतना दूर रहो। आपकी जो हॉबीज है, म्यूजिक है, पढ़ना है, काम है, उस सब में अपने आप को खुद को एंगेज रखा करो। तो इससे आपको बहुत फायदा हो। और अगर फिर भी इस सब के बाद भी अगर आपका डिप्रेशन और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको दवा देंगे, उसे आपको अच्छा लगेगा। हो सके तो कोई काउंसलर से बातें करो। बातें करने से हमें अच्छा लगता है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि बन डोंट बी क्लोज्ड, किसी के साथ क्लोज हो जाओ, क्लोज्ड मत हो जाओ। तो आप जितना बातें करोगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा। थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को कवर किया।
जो भी उससे रिलेटेड पहलू थे, आपने एक एक चीज मतलब बहुत अच्छे से समझाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा स्टाफ जो है इसके बारे में अच्छे से उसको जानकारी मिली है और वो इसका फायदा अपनी पर्सनल लाइफ में उठाएंगे। और एक यस मैम। बात अगर मैं इसमें बताना चाहूँ, ये बहुत जरूरी है और ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि शायद ऐसा है कि ये जो बीमारी है वो अभी बहुत सालों तक रहेगी। अभी हमें पता नहीं कि हमें कितने सालों तक इसके साथ लड़ना है। तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम कोई भी फॉल्स आइडियाज में ना रहे। हम ऐसा ना सोचे कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ, वो भी गलत है। तो उसके लिए जो भी आपको जरूरी प्रिकॉशंस लेने हैं वो तो आपको लेने ही हैं। कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं एकदम हट्टा कट्टा हूँ तो मुझे ये कुछ होगा नहीं। और दूसरे एंड पे ऐसा भी ना डर के मारे डर डर के जीना छोड़ दो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते, बिल्कुल खिड़कियां बंद करके दरवाजा बंद करके पूरा टाइम घर में रहते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें जो सनलाइट है उसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाकी के लोगों से नहीं मिलेंगे, थोड़ा अपना मन हल्का नहीं करेंगे, तो आप कोरोना से नहीं तो और किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, और वो भी उतनी ही बुरी है। तो कोरोना से लड़ते टाइम ये जो बैलेंस है ये रखना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या अच्छा नहीं है। और वो हिसाब से कोई भी एक एक्सट्रीम पे जाके आप मत करो। हाँ, जो बैलेंस मेंटेन करोगे तो आप सबके लिए अच्छा है। प्लीज बच्चों का ख्याल रखो। अभी बोलते हैं जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। तो बच्चों को ये सब बातें अच्छे से समझाओ। उनके जो मन में डर बहुत पैदा होगा, शायद देर आर ऑल द चांसेस कि हम बहुत सारे बच्चों के केसेस देखेंगे, उसमें शायद कैजुअलिटीज होगी, बच्चे मरेंगे। तो ये सबसे ना जो डर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन है, वो आप जहां से हो सके गैदर करो। जैसे ही आपके पास जानकारी बढ़ेगी तो आपका डर कम हो जाएगा। तो मैं बार बार वही इंसिस्ट करूंगी कि बी वेल इन्फॉर्म्ड और बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये तो अब रहने वाला है और हमें इसके साथ ही जिंदा रहना है और जिंदा रहना है और अच्छे से रहना है, खुश रहना है। जैसे हम लोग उसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल ही है। तो वी विल फाइट विथ इट और हम लोग इससे उभर कर आ जाएंगे, मुझे गारंटी है। यस सर, थैंक थैंक यू सो मच मैडम। मैम यू। आपने यस। बहुत अच्छे तरीके से सारे पहलू जो है खुद कवर किए और मुझे उम्मीद है कि स्टाफ जो है इसका फायदा उठाएंगे और अपनी जी। लाइफ में इसकी पॉजिटिविटी लाएंगे और मेंटली स्ट्रांग बनेंगे ताकि वो अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को डील कर सके। जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।